गाइस, वेलकम टू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपकी एजुकेटर शकुंतला गर्ग। आपको पता है हमने इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया हुआ है और आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के साथ आपका ये सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो है 2 वीडियो इसके ऊपर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे जाइएगा और उसे विजिट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक शेयर जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं इससे पहले जो हमारी स्पीडी करंट अफेयर है वो पूरी की पूरी बुक कंप्लीट करवा चुके हैं। चैनल पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो आपका क्या है, मेजर प्रोग्राम एंड स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। कौन कौन से मेजर प्रोग्राम या स्कीम जो है वो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग चलाई गई। तो अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आर बीइंग डेवलप्ड ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हाउ मेनी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप। अगर हम नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की बात करते हैं तो उसके अंडर जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जो थी वो डेवलप की गई अलग अलग कंपोनेंट्स पे। तो कितनी एग्रीकल्चर सर्विस जो है उसके अंदर थी, तो वो आपकी कितनी थी, 12। ठीक है। Now, when was the निरंचल समाहरण योजना अप्रूव्ड? जो निरंचल समाहरण योजना है वो कब जो है अप्रूव की गई थी? 2 अक्टूबर 2015। उसके बाद में आपका आता है अंडर विच मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च्ड। किस मिनिस्ट्री के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई? तो वो थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर। कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर। इसके बाद में आपका आता है सप्लीमेंट एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी एंड रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। ये सब कौन सी स्कीम के ऑब्जेक्टिव थे? तो ये आपके थी पीएम संपदा स्कीम। कौन सी स्कीम? पीएम संपदा स्कीम, जिसके ऑब्जेक्टिव थे सप्लीमेंट एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी एंड रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। नाउ अंडर विच मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना वॉज लॉन्च्ड। जो किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना थी वो किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च की गई थी? तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। Now, where did the Prime Minister launch the प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना on 12 September 2019 to secure the life of farmer? तो यहाँ से देखिए इसके अंदर आपके दो क्वेश्चन कवर होते हैं। एक तो क्या कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जो है वो कब लॉन्च हुई थी? 12 सितंबर 2019 को। कब हुई थी? 12 सितंबर 2019 को। और ये जो है कहाँ पर लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी आपकी रांची, झारखंड में। तो अगर इस तरह से आप अगर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वहां से भी बन जाएंगे। नाउ वेयर वाज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च्ड ऑन 24 Feb 2019। तो यहाँ भी देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो कब लॉन्च हुई थी? वो आपकी 24 Feb 2019 को। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। नाउ व्हेन वाज पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है वो कब लॉन्च हुई थी? तो 24 Feb 2019। ये हमारा ऊपर भी आ गया था क्वेश्चन, 24 Feb 2019। Now in how many installment rupees 6,000 will be deposited in the account of farmer under प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? कितनी इंस्टॉलमेंट के अंदर जो 6,000 रुपए जो है वो फार्मर्स के अकाउंट में डिपॉजिट करवाए जाएंगे? अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो ये जो है 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 की जो है हर इंस्टॉलमेंट होगी। और इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर 6,000 रुपए जो है वो फार्मर्स के अकाउंट में डिपॉजिट करवाए जाएंगे। नाउ व्हेन वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये कब अप्रूव की गई थी यूनियन कैबिनेट के द्वारा? तो ये आपकी 14 जनवरी 2016 को। अब आती है अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑन हाउ मेनी डेज आफ्टर द हार्वेस्ट विल द इंश्योरेंस क्लेम बी रिसीव्ड इन केस ऑफ क्रॉप डैमेज। अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो इसके अंदर फसल के हार्वेस्ट होने के बाद कितने दिन बाद जो है इंश्योरेंस क्लेम आप रिसीव कर सकते हो अगर आपकी क्रॉप डैमेज हो जाती है तो उसके लिए आपका जो है 14 डेज का टाइम पीरियड गिवन होता है। कितना? 14 डेज। नाउ इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच योजना। इनोवेशन करना और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट है वो कौन सी योजना का आपका ऑब्जेक्टिव रहा है?
तो ये आपका रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। किसका? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ना व्हेन वाज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च्ड इनिशियली? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो शुरुआत में कहाँ पर लॉन्च शुरुआत में कब लॉन्च हुई थी? तो ये आपकी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। नाउ ड्यूरिंग विच ईयर पीएम कृषि सिंचाई योजना वाज लॉन्च्ड? किस साल में जो पीएम कृषि सिंचाई योजना है वो लॉन्च हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 2015 से 2016 में। कब हुई थी? कौन से साल में? 2015 से 2016 में। ठीक है। अब इसके बाद में आपका आता है अंडर विच मिनिस्ट्री द रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप लॉन्च्ड? किस मिनिस्ट्री के अंदर जो रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम जो है प्लांटेशन क्रॉप के लिए उसको लॉन्च किया गया? तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थी 2014 के अंदर। नाउ व्हेन वाज द गोबर धन योजना लॉन्च्ड एट द नेशनल लेवल? जो गोबर धन योजना थी वो नेशनल लेवल पर कब लॉन्च की गई? तो ये आपके 30th ऑफ अप्रैल 2018 को। Now, when was the Agricultural Cost Commission first constituted? जो एग्रीकल्चर कॉस्ट कमीशन जो है वो सबसे पहले कब जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 1965 में। कब? 1965। Now, in which year participatory guarantee system portal, soil health card portal, fertilizer quality control system portal were launched to provide support to farmer? किस साल जो है ये आपके पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम पोर्टल हो गया या ये सारे जो पोर्टल है उनको लॉन्च किया गया ताकि फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, हेल्प प्रोवाइड की जा सके? तो ये 2016 के अंदर। कब? 2016 में। नाउ विच मोबाइल एप्स वर लॉन्च्ड बाय यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेल्थ मिनिस्टर इन 2015 फॉर एग्रीकल्चर सपोर्ट? कौन सी मोबाइल ऐप जो है वो यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च की थी 2015 के अंदर एग्रीकल्चर की सपोर्ट के लिए? तो वो थी आपकी क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्री मार्केट मोबाइल। कौन सी थी? क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्री मार्केट मोबाइल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्री मार्केट मोबाइल ऐप जो है वो कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। और मतलब ये किसके लिए की गई थी? यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेल्थ मिनिस्टर के द्वारा की गई थी, सॉरी। और किसके लिए की गई थी? एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट? क्या ऑब्जेक्टिव था आपका हॉर्टिकल्चर मिशन जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट के लिए? तो उसका ऑब्जेक्टिव था टू सेट अप नर्सरीज फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। Now, under which prevailing scheme the 2006 National Bamboo Mission was subsumed? कौन सी प्रेवलिंग स्कीम के अंदर जो 2006 नेशनल बैम्बू मिशन जो था उसको सब्स्यूम्ड कर दिया गया था, इंक्लूड कर दिया गया था? तो वो थी आपकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। कौन सा था? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल बैम्बू मिशन इन इंडिया? कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया था नेशनल बैम्बू मिशन इंडिया के अंदर? तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। Now, which agriculture sector is covered under the market intervention scheme? MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात करें तो कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर कवर किया जाता है इसमें? आपका हॉर्टिकल्चर। कौन सा? हॉर्टिकल्चर। नाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच प्रोजेक्ट? प्रोडक्टिविटी जो है मक्के की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये कौन से प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था? ये आपका गोल्डन रे प्रोजेक्ट। कौन सा था? गोल्डन रे प्रोजेक्ट। Now, under which existing program the National Mission for Sustainable Agriculture was launched? कौन से एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर जो ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसे लॉन्च किया गया? तो वो है आपका नेशनल एक्शन प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज। कौन सा? नेशनल एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज। नाउ विच स्कीम डिड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेस्ड? किस स्कीम के अंदर जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है उसे रिप्लेस किया गया? कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। कौन सी? कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। Now, when was National Food Security Mission launched in India? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो इंडिया में कब लॉन्च हुआ? 2007 से 2008। Now, when was the Mega Food Park scheme started by the central government? जो मेगा फूड पार्क स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कब स्टार्ट की गई थी? सितंबर 2008। The government aims to set up how many new mega food park across the country in the 12th plan? जो गवर्नमेंट का एम्स जो था कि वो सेटअप करे कितने नए मेगा फूड पार्क जो है कंट्री में 12th प्लान के अंदर? तो वो थे 50 न्यू मेगा फूड पार्क। कितने थे? 50 न्यू मेगा फूड पार्क।
अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका आता है इंडस्ट्री। अब हम इंडस्ट्री के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है उन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विच सेक्टर कंट्रीब्यूट क्लोज टू 30% ऑफ टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड? कौन सा सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 30% के आसपास टोटल ग्रॉस वैल्यू के अंदर? वो है आपका इंडस्ट्री सेक्टर। कौन सा? इंडस्ट्री सेक्टर। सबसे ज्यादा आपका एग्रीकल्चर का रहता है पोर्शन। नाउ एज पर रिसेंटली रिलीज नेशनल अकाउंट डेटा विद 2011-12 as the base year, industrial growth rate of industrial sector was, अगर हम रिसेंटली जो रिलीज नेशनल अकाउंट डेटा है उसको देखें 2011-12 को बेस ईयर लेते हुए, तो इंडस्ट्रियल की जो ग्रोथ रेट है इस सेक्टर में तो वो कितनी रही है? वो आपकी 3.8% रही है। नाउ व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया इन 2022? 2022 के अंदर क्या ग्रोथ रेट रहने वाली है इंडस्ट्रियल सेक्टर की? तो वो आपकी कहीं ना कहीं 7.8% रहेगी। Now, what is the contribution of industrial sector of India in Indian GDP? इंडिया की जीडीपी के अंदर इंडियन का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? उसका 27.6% कंट्रीब्यूशन है। Now, which was the first modern industry to develop in India? कौन सी पहली मॉडर्न इंडस्ट्री थी जो इंडिया में डेवलप की गई? वो है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कौन सी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नाउ विच स्टेट इन इंडिया इज मोस्ट इंडस्ट्रियली एडवांस्ड? अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे एडवांस्ड की बात करें तो कौन सी स्टेट है इंडिया की जो सबसे एडवांस्ड कही जाती है? वो है आपकी महाराष्ट्र। Now, which industry is considered as labor intensive industry? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है कौन सी इंडस्ट्री को कहा जाता है? वैसे मैं आपको बता दूं, देखो दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, एक होती है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में तो क्या होता है, जिसमें ऑलमोस्ट जो वर्क होता है वो थ्रू मशीन्स किया जाता है, मशीनों के थ्रू होता है, और जो वर्कर्स का या जो मैनुअल वर्क होता है वो बहुत कम होता है। जबकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वर्क वो वर्कर्स के द्वारा जो है वो ज्यादा किया जाता है, मशीनों का काम कम होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात करें तो कौन सी इंडस्ट्री को कंसिडर किया जाता है? एम्प्लॉय मोर हैंड, आ गया ना, जहाँ जो ज्यादा हैंड्स एम्प्लॉय करते हैं, मतलब ज्यादा वर्कर्स होते हैं जिसमें। Now India became the largest producer and exporter of which product by late 19th century? अगर हम 19th century की बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर जो है वो कौन से प्रोडक्ट का बना था? तो आपका कॉटन, यार्न एंड व्हीट। ठीक है। Now on what basis classification of an enterprise is done into public or private sector? किस बेस पे जो एक एंटरप्राइज की क्लासिफिकेशन जो है वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में की जाती है? वो आपके ओनरशिप ऑफ एसेट्स ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की जो एसेट्स है उसकी ऑनरशिप के बेस पर की जाती है, क्योंकि अगर मान लो एक एंटरप्राइज की जो एसेट्स है उसकी ऑनरशिप अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो आपका पब्लिक सेक्टर होगा। गवर्नमेंट के पास है या 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है तो वो आपका पब्लिक सेक्टर होगा। और वहीं अगर 50% से ज्यादा या 50% जो शेयर वो प्राइवेट के हाथों में है तो प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा। ठीक है। नाउ विच गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड द कोयल सेक्टर इन इंडिया? कौन सी गवर्नमेंट ने जो इंडिया का कोयल सेक्टर जो है उसे नेशनलाइज्ड कर दिया? तो वो है आपकी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। कौन सी? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। क्योंकि अभी भी जो कोयल सेक्टर जो है वो आपका गवर्नमेंट के अंदर आता है। नाउ इम्पोर्टेंट कमेटी एंड पॉलिसी रिलेटेड टू इंडस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज या पॉलिसीज जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। तो विच कमेटी रिकमेंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हैंडलूम फंड ऑफ 500 करोड़? कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो नेशनल हैंडलूम फंड है 500 करोड़ का उसे डेवलप करना चाहिए? तो ये थी आपकी मीरा सेठ कमेटी। ठीक है। Now, which committee recommend the abolition of reservation of item of small scale sector in industry? कौन से कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए जो रिजर्वेशन आइटम कर रखी होती है, कुछ एक आइटम होती है जो रिजर्व करके रखी होती है कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए होगी, उसको अबोलिश कर देना, उसको खत्म कर देना। तो ये कौन सी कमेटी ने कहा था? ये आबिद हुसैन कमेटी ने बोला था। ठीक है। Now, which committee recommend the establishment of joint venture sector in Indian industry? कौन सी कमेटी जो उसने रिकमेंड किया था कि जो जॉइंट वेंचर सेक्टर है इंडियन इंडस्ट्री का उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए? तो उसके लिए आपकी दत्ता कमेटी आई थी। कौन सी? दत्ता कमेटी। इसके बाद में आपका आता है Which committee was constituted to find out problems in the handicraft sector? कौन सी कमेटी जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया अगर आपको हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है? तो उसके लिए मीरा सेठ कमेटी आई थी।
नाउ विच कमेटी रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था? तो ये आपकी वी बालकृष्ण इरादी कमेटी। कौन सी? वी बालकृष्ण इरादी कमेटी। नाउ विच कमेटी वाज सेट अप टू गिव रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन 1992? कौन सी कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी रिकमेंडेशन देने के लिए कुछ पॉलिसी जो डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग 1992 में। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लेते हो। अगर आपने मान लो किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, गवर्नमेंट एरिया पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया या कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें से अगर आप पैसा अपना वापस निकाल लेते हो तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये कौन सी कमेटी थी? ये थी आपकी डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी। नाउ विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज डिफाइंड एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसे डिस्क्राइब किया जाता है एज ए इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का? तो वो है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956। कौन सा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956। अब इसके बाद में आपका आता है Which sector was included in Schedule A of Industrial Policy Resolution 1956? जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 है उसमें कौन सा सेक्टर जो है वो इंक्लूड किया गया है शेड्यूल ए में? तो वो है आपका 17 इंडस्ट्री एज पब्लिक सेक्टर। ठीक, 17 इंडस्ट्रीज जो है वो पब्लिक सेक्टर के रूप में। नाउ अंडर विच कैटेगरी पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज वर पुट डाउन इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956? किस कैटेगरी के अंदर पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज को रखा जाएगा अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 की बात करेंगे? तो ये आपका है शेड्यूल बी। कौन सा है? शेड्यूल बी। Now, the concept of tiny industry within small scale sector was introduced under which industrial policy? जो ये tiny industry का जो concept है small scale sector के अंदर वो कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 थी। कौन सी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977 कैटेगराइज द कॉटेज इंडस्ट्री इन हाउ मेनी टाइप? जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1977 उसको कैटेगराइज किया जा गया कॉटेज इंडस्ट्री कितनी तरह से, कितने टाइप्स में? तो वो है आपके 3। Now, which industrial policy stated the clause of foreign companies that diluted their foreign equity up to 40% under FERA Act 1973 will be treated at par with इंडियन कंपनीज? तो ये कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसने ये कहा था? ये आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। नाउ व्हेन वाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 अनाउंस? जो 1991 की जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कब अनाउंस की गई? 24 जुलाई 1991। नाउ विच ईयर मार्क द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेजर इन इंडिया? कौन सा ईयर जो है वो मार्क किया जाता है एक इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया था इंडिया के अंदर उसके इंट्रोडक्शन से? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म मैंने आपको बताया था ना, इकोनॉमिक में सुधार करना, उसके लिए क्या आया था आपका? एलपीजी। तो वो कौन सी ईयर में था आपका? 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में, जुलाई 1991। नाउ विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी एबोलिश द कंपल्सरी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग? कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसने जो इंडस्ट्रीज को कंपल्सरी जो लाइसेंस करवाने का पहले चला हुआ था प्रोसीजर उसको बंद कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था? तो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ही थी। Now raise industrial efficiency to the international level through substantial deregulation of the industrial sector was the aim of which policy? Industrial efficiency को बढ़ाना international level पर कैसे? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके सब्सटेंशियल डीरेगुलेट करके वो कौन सी पॉलिसी का एम था? वो आपकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का ही एम था। Now under which industrial policy 1991 what was the percentage raised for foreign capital investment limit? अगर हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें तो उसमें अंदर कितना परसेंटेज बढ़ा था फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट का? तो वो आपका 40% था पहले और अब 40 से क्या हो गया था? 51 हो गया था उस टाइम पर कि आप फॉरेन के अंदर कैपिटल जो इन्वेस्ट करनी है वो 51% तक कर सकते हो। Now up to what amount autocratic approval was granted for foreign technology agreement under new industrial policy 1991? किस अमाउंट तक जो ऑटोमेटिक अप्रूवल जो है वो ग्रांट किया गया फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के लिए? तो वो था आपका 200 करोड़ तक। कितना? तो 200 करोड़। नाउ विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलोड डिसइन्वेस्टमेंट एज एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म? कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट को फॉलो करती है एक पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म के एलिमेंट के रूप में? तो वो भी आपकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है। नाउ अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन पॉलिसी रेजुलेशन दोज इंडस्ट्री विच वर टू बी एन एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट आर कैटेगराइज्ड?
अगर हम शेड्यूल की बात करें तो उसके अंदर वो इंडस्ट्री जो कि क्या है, जिनकी जो एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके ऊपर स्टेट की, तो उसको कौन से शेड्यूल में कैटेगराइज किया जाएगा, शेड्यूल ए के अंदर। अब उसके बाद में आता है दोज इंडस्ट्री विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट एंटरप्राइज आर कैप्ट ऑन विच शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इनको किस शेड्यूल में रखा जाएगा, वो उन इंडस्ट्रीज को जो कि प्राइवेट एंटरप्राइज के द्वारा ओन्ड की जाती है, तो आपके शेड्यूल सी में आएंगे। एंड इन विच शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन द आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज। आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी सारी किस में जाएगी, शेड्यूल ए में जाएगी। Now, aircraft and heavy metal industries are kept in which schedule of industrial policy evolution? अगर हम एयरक्राफ्ट की या हैवी मेटल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो उनको आप शेड्यूल ए के अंदर रखोगे। कहाँ पर, शेड्यूल ए के अंदर। अब इसके बाद में देखिए, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन वन कंपनी। कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट जो था वन पर्सन वन कंपनी वाला, ये आपका कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट शुड बी द टर्नओवर फॉर अ कंपनी टू बी कॉल्ड एज स्मॉल कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या टर्नओवर होना चाहिए कंपनी का अगर वो अपने आप को स्मॉल कंपनी कहती है, तो वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एक कंपनी रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्ड एसेट्स एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज टर्म्ड एज। मतलब कंपनी एक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने रजिस्टर किया है खुद को किस लिए, फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए और या फिर एसेट्स को होल्ड करके रखने के लिए जिसकी कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर जिसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको कौन सी कंपनी कहते हैं, उसको हम डोरमेंट कंपनी कहते हैं। कौन सी होती है, डोरमेंट कंपनी। Now, which authority was constituted for regulating the audit performance in 2013? कौन सी अथॉरिटी को कंस्टिट्यूट किया जाता था रेगुलेट करने के लिए ऑडिट प्रोफेशन को 2013 में? Which company act introduced the culture of corporate social responsibility in Indian corporate? कौन से कंपनी एक्ट ने CSR जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडिया के अंदर? तो CSR को भी आपका कंपनी एक्ट 2013 ही लेकर आया था। एंड विच मिनिस्ट्री रेगुलेट द अफेयर ऑफ कंपनी एक्ट 2013? तो कौन सी मिनिस्ट्री इसे रेगुलेट करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। द डिसीजन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर फॉर ए प्राइवेट कंपनी 200 वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय विच एक्ट? ये जो मैक्सिमम नंबर जो है शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी के अंदर वो 200 होनी चाहिए, ये डिसीजन जो है ये किसने लिया था और किस एक्ट के द्वारा था, ये कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा। NCLT was founded by कंपनी एक्ट 2013। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCLT? NCLT की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इसको किसने फाउंड किया, कंपनीज एक्ट ने 2013 वाले ने। तो ये क्या है आपका NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है। Now, empowering audit committee to give omnibus approval for related party transaction on annual basis was implemented in which company act? तो ये कौन सी कंपनीज एक्ट में इम्प्लीमेंट होता है, कंपनी एक्ट 2015 में। किसमें, कंपनी एक्ट 2015 में। अभी तक हम 2013 की बात कर रहे थे। Now, which year the कंपनी एक्ट 2015 was amended? किस साल जो है ये अमेंड हुआ था 2015 वाला, ये 2020 के अंदर अमेंड हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आता है विच कंपनी एक्ट एम्पावर गवर्नमेंट टू अलाउ पब्लिक कंपनीज टू लिस्ट देयर सिक्योरिटीज इन फॉरेन जुरिस्डिक्शन। कौन सा कंपनी एक्ट जो है वो पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो जो अपनी पब्लिक कंपनीज है उसकी कि वो अपनी उसकी जो सिक्योरिटीज जो है वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन के अंदर भी जो है लिस्ट करा सकती है। तो उसके लिए आपका कंपनी एक्ट 2020 आया। नाउ अंडर विच पॉलिसी द प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन वाज ड्राफ्टेड। किस पॉलिसी के अंदर जो प्लान था कंस्ट्रक्ट करना नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन को ड्राफ्ट किया गया, तो था आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द बेस ईयर फॉर मेजरिंग ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसके इंडेक्स को मेजर करने के लिए क्या बेस ईयर लिया गया, 2011 और 12। नाउ विच आर द टॉप 3 कोर इंडस्ट्रीज दैट हैव द हाईएस्ट वेटेज। कौन सी तीन जो है वो टॉप कोर इंडस्ट्रीज है जिसकी हाईएस्ट वेटेज रहेगी, वो है आपके रिफाइनरी प्रोडक्ट 28.04%, इलेक्ट्रिसिटी 19.85%, स्टील 17.92%। नाउ ऑन व्हाट बेसिस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज प्रिपेयर्ड। किस बेसिस पे जो इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो बनाया गया, मंथली बेसिस पर। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है बनाया था इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, तो वो थी आपकी लेबर ब्यूरो। ठीक है। नाउ जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज एंड
क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच एक्ट। ये जो सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, ये कौन से एक्ट के ऑब्जेक्टिव थे? ये थे आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। तो ये एक्ट बेसिकली इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो है जो बैकवर्ड एरिया होते हैं, कुछ सिलेक्टेड एरिया जो होते हैं, उसके लिए उन्होंने एक्ट बनाया और कहा कि जो भी पर्सन, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इन एरियाज में जाके अपना मतलब बिजनेस या एमएनसीज या फिर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करेगा, तो उसको जो है बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे, सब्सिडीज मिलेगी एंड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो जो है बेसिकली उसका पर्पस क्या था, ताकि उन एरिया को डेवलप किया जा सके। तो इसीलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है वो बनाया गया 2005। अब इसके बाद में आपका आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको हम एमएसएमई भी कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस अब हम कवर करेंगे। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर फॉर्मुलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए कौन से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नोडल एजेंसी रही है? तो वह आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सीडो कहेंगे। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश फॉर प्रमोटिंग स्मॉल एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर इन 1955। 1955 के अंदर जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया था स्मॉल एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए? तो वो था आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाउ अंडर विच एक्ट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आर रेगुलेटेड इन इंडिया। किस एक्ट के अंदर जो है इनको रेगुलेट किया जाता है? तो वो है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जिसको हम बोलेंगे MSMED एक्ट 2006। Now, how are micro, small and medium enterprise classified according to MSMED Act 2006? ये जो MSMED Act 2006 है, उसके अंदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है? तो उसको दो एंटरप्राइज के अंदर क्लासीफाई किया है, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और एक आपका सर्विस एंटरप्राइज। नाउ, investment less than 10 crore and turnover less than 50 crore are the criteria for an enterprise to be called as। अगर आप इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ से कम कर रहे हो और आपका टर्नओवर जो है 50 करोड़ से कम है, तो ये जो है क्राइटेरिया जो है एक एंटरप्राइज, कौन से एंटरप्राइज के लिए का ये क्राइटेरिया होता है? ये है आपका स्मॉल एंटरप्राइज का। इसका मतलब अगर आप स्मॉल एंटरप्राइज कर रहे हो तो इसका मतलब आपका क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और आपको जो साल की टर्नओवर जो है वो आपका 50 करोड़ से कम है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम कर रहे हो और आपका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, तो ये कौन से एंटरप्राइज का क्राइटेरिया कहलाता है? ये आपका मीडियम आ जाता है। और तो ये दोनों आप याद रखेंगे कि मीडियम एंटरप्राइज का क्राइटेरिया क्या होता है कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम करते हो और आपका टर्नओवर 250 करोड़ से कम होता है, जबकि स्मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर आपका 50 करोड़ से कम होता है। ठीक है, फिर आता है आपका विच कमीशन सजेस्टेड डी कंट्रोलिंग ऑफ शुगर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन से कमीशन ने सजेस्ट किया था कि आप जो है शुगर इंडस्ट्री जो है उसको डी कंट्रोल कर दो इंडिया में? तो वो थे आपकी सी रंगराजन पैनल। नाउ, व्हेन वाज महारत्ना स्कीम लॉन्च। महारत्ना स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 19 मई 2010। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्ड द नवरत्ना स्टेटस? तो ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। नाउ महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना कंपनीज ऑफ इंडिया। अब हम जो है देखेंगे कि कौन कौन सी महारत्ना कंपनी है, कितनी नवरत्ना है और मिनी रत्ना कितनी है और कौन कौन सी है, तो इस पे डिस्कस करेंगे। महारत्ना कंपनीज में देखिए कौन कौन सी कंपनीज आती है आपकी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉयल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड पावर फिनांस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। तो ये जो 11 कंपनीज है ये आपकी जो है महारत्ना कंपनीज कहलाती है। तो आप याद रखेंगे कि ये जो महारत्ना कंपनीज है वो कितनी है? 11 है और ये आपकी महारत्ना है। और अगर हम नवरत्ना कंपनीज की बात करेंगे तो गाइस नवरत्ना कंपनीज आपकी 13 है। कितनी? 13। तो देखिए आपकी कौन कौन सी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो 13 कंपनीज है ये आपकी नवरत्ना कंपनीज है। तो महारत्ना 11 एंड नवरत्ना 13।
अब आती है मिनी रत्ना कंपनीज। तो मिनी रत्ना कंपनीज आपकी जो है टोटल 8 है। कितनी है आपकी मिनी रत्ना में? टोटल 8 जो है वो कंपनीज आती है। तो देखिए कौन कौन सी है। देयर आर 61 इंडस्ट्रीज इन मिनी रत्ना CPSE। लेकिन अगर हम बात करें तो मिनी रत्ना CPSE मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर टोटल 61 इंडस्ट्रीज है, 1 कैटेगरी एंड 12 इन CPSE। पहली जो कैटेगरी में है और 12 CPSE में है, 2 कैटेगरी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज आर, तो यहाँ पर अब वो सारे इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको 61 तो देखो नहीं दे सकते, तो उन्होंने कुछ एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज का नाम यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट वन है आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेक्स्ट एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन बलमेर लावरी एंड कंपनी लिमिटेड, भारत कुकिंग कोयल लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BEML लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड। तो ये आपकी जो है कुछ एक इम्पोर्टेंट 8 कंपनीज जो है वो उन्होंने आपको बता रखी है। टोटल 61 इंडस्ट्रीज है मिनी रत्ना CPSE में, बोले तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है। अब देखिए विच वॉज द फर्स्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आपके हैं कि पहला जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है इंडिया की वो कौन सी है, तो वो है आपकी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, तो वो है आपका मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। कौन सा है? मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। Now, which two agencies joined hands to establish the नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। कौन सी दो एजेंसी जो है उन्होंने हाथ मिला लिए थे एस्टैब्लिश करने के लिए नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को, तो है आपकी मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड ओडिशा गवर्नमेंट। Now, which organization is single largest unit of coil production in India? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इकलौती सबसे लार्जेस्ट यूनिट है कॉयल का प्रोडक्शन करने के लिए इंडिया में, तो वो है आपकी कॉयल इंडिया लिमिटेड। कौन सी है? कॉयल इंडिया लिमिटेड। अब इसके बाद में आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो है फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए इन विच ईयर द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो सेटअप, किस साल में जो है IIBI जो है वो सेटअप हुआ था, तो वो 1971 के अंदर हुआ था एज अ इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में। So under which department the Board of Reconstruction of Public Sector Enterprise was set up in 2004? तो अब आपको ये कहा गया किस डिपार्टमेंट के अंदर जो ये आपका BRPSC है, इसका मतलब बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो 2004 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था या सेटअप हुआ था। तो ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। क्या है ये? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। नाउ व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर ऑर्गेनाइज। जो पहला नेशनल कमीशन ऑन लेबर है वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था? ये हुआ था आपका 24 दिसंबर 1966 को। Who was the chairman of second national commission on labor of 1999? कौन चेयरमैन थे आपके सेकेंड नेशनल कमीशन जो है लेबर के 1999 के अंदर? तो वो थे आपके रविंद्र वर्मा। कौन थे? रविंद्र वर्मा। Now in 1985 Industrial Reconstruction Corporation of India was renamed as 1985 के अंदर जो Industrial Reconstruction Corporation of India है उसका नाम जो है रीनेम करके क्या रखा गया? उसका रखा गया Industrial Reconstruction Bank of India। क्या रखा था? Industrial Reconstruction Bank of India। Now which two organizations were amalgamated to establish SIDBI in 1989? कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अमलगामेट किए गए थे सिडबी को इस्टेब्लिश करने के लिए 1989 के अंदर? तो सिडबी क्या है मैं आपको बता दूं, ये है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब सेटअप हुआ था? 1989 को। और ये इसके लिए कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन जो है अमलगामेट हो गए थे, मिल गए थे? तो वो थे आपके स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड एंड नेशनल इक्विटी फंड। ये दोनों मिलके इन्होंने सिडबी को एस्टैब्लिश किया। नाउ फॉर स्मॉल इंडस्ट्री विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द सोर्स ऑफ क्रेडिट। अगर हम स्मॉल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रेडिट के सोर्स बने थे? तो वो आपका सिडबी बना था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए अब है आपका गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो अब हमें गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में अगर हम देखें, एक सेकेंड रुकिए। यस,
व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च मेक इन इंडिया कैंपेन? जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो मेक इन इंडिया कैंपेन है वो कब लॉन्च किया था? तो वो आपका किया था 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014। नाउ विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड द मेक इन इंडिया प्रोग्राम? कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे इम्प्लीमेंट किया था? तो ये थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। नाउ व्हेन वाज डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च? जो ये डिजिटल इंडिया कैंपेन है वो कब लॉन्च किया गया? डिजिटल इंडिया कैंपेन का मतलब आपको पता ही है ना कि एवरीथिंग जो है, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो डिजिटलाइज करना, सब ऑनलाइन करना, सब बैंक के थ्रू करना, या फिर मतलब जो आपका ये जो फिजिकली जो कैश है उसको यूज ना करके डिजिटल को यूज करना। तो ये कैंपेन जो है ये लॉन्च हुआ था आपका अगस्त 2014 के अंदर। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर delivering government services digitally and universal digital literacy are the core component of which campaign? ये कौन से कैंपेन के जो है कोर कंपोनेंट्स हैं? तो ये भी आपके डिजिटल इंडिया कैंपेन के हैं। Now, promotion and development of micro and small enterprise by supporting them in marketing of product produced and services rendered by them comes under which policy of government? इसका मतलब क्या हुआ? जो छोटे माइक्रो या जो स्मॉल एंटरप्राइज है उनको डेवलप करना, उनकी प्रमोशन करना और उनकी हेल्प करना किस चीज़ में? जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो सर्विस वो दे रहे हैं उनकी मार्केटिंग करने के लिए। तो ये जो है ये कौन सी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट के अंडर आती है? तो ये आपके आती है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंडर। कौन सी पॉलिसी के अंडर? पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। नाउ व्हेन वाज स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च? जो स्टार्टअप इंडिया मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था? ये 16 जनवरी 2016 को। अब समर्थ इज अ फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये समर्थ जो फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नाउ Which ministry launched XCJet India mobile app in January 2017? तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि XCJet जो इंडिया मोबाइल ऐप है ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था आपका जनवरी 2017 को। और ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो ये थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और ठीक है, ये कौन सी थी? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नाउ विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट दी संपदा स्कीम? जो संपदा स्कीम है उसको कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया था? तो वो आपकी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब इसके बाद में आपका आता है मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। तो चलिए अब हम इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा आता है पॉइंट मनी, उसको लेके डिस्कस करते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑथोराइज टू इशू करेंसी इन इंडिया? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ऑथोराइज किया गया है कि वो हमारे इंडिया में करेंसी इशू करता है? तो इसके लिए आपको बता दूं ये हमारा सेंट्रल बैंक जो है, सिर्फ एक अकलौता सेंट्रल बैंक ही है जिसके पास राइट होता है कि वो जो है इंडिया के अंदर करेंसी इशू कर सकता है। और जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा सेंट्रल बैंक है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ मनी? अब जो मनी जो है ना वो भी दो तरह की होती है। तो ये जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ मनी है ये कौन सी है? तो देखिए इसको मैं आपको बता दूं, ये दो डिफरेंट टाइप की मनी होती है वो होती है एक तो लीगल मनी और एक होती है क्रेडिट मनी। इसका मतलब क्या हुआ? लीगल मनी जो है वो होती है आपकी बेसिकली करेंसी, मतलब जो रुपीज, हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज। जैसे यूएसए की करेंसी क्या है? डॉलर। तो वो आपकी लीगल मनी कहलाती है। और वहीं क्रेडिट मनी की बात करते हैं तो क्रेडिट मनी के अंदर आपके आते हैं चेक्स। क्या आते हैं? चेक्स। नाउ विच सिस्टम ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेटर इज मोस्ट लिक्विड? कौन सा सिस्टम जो है मॉनेटरी एग्रीगेटर का वो सबसे ज्यादा लिक्विड है? तो वो है आपका M1। इसमें जो है M1, M2, M3, M4 इस तरह से जो आपके एग्रीगेट्स होते हैं। तो उसमें जो M1 जो होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, मतलब उसको आप इजिली जो है कन्वर्ट कर सकते हो किसी अनदर फॉर्म में। नाउ हु चेयर्ड द वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई एनालिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन? कौन जो है चेयर करता है जो मनी सप्लाई के वर्किंग ग्रुप है उसको, और एनालिटिक्स और मेथोडोलॉजी जो है कंपाइलेशन की उसको? तो वो है आपके डॉक्टर YV रेड्डी। नाउ विद लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाउ इट विल अफेक्ट मनी मल्टीप्लायर? अगर हम लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं तो किस तरह से ये जो है आपकी मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करती है? तो ये आपका मल्टीप्लायर जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें आपका लो हो जाएगा। क्या होगा? मल्टीप्लायर आपका लो हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी? कौन कौन से मेजर कंपोनेंट है अगर हम मनी सप्लाई की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में? तो वो आपके जो है करेंसी और डिपॉजिट, जो डिपॉजिट करवाएगा वो, और जो आपकी करेंसी है वो, ये जो आपके मेजर कंपोनेंट है आपके इंडियन इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई में अगर बात करें तो। नाउ, करेंसी नोट्स प्रेस ऑफ ₹1 and 100 इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अगर हम करेंसी नोट की बात करें ₹1 का और ₹100 का, वो जो है कौन से इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? वो है नासिक, महाराष्ट्र के अंदर। जो फर्स्ट सिक्योरिटी प्रेस है वो स्टैब्लिश हुई थी 1927 में। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। नासिक, महाराष्ट्र में आपकी पहली सिक्योरिटी प्रेस है जो कि 1927 में स्टैब्लिश हुई थी, और वहीं पर ही आपकी क्या है, नोट प्रेस जो है ₹1 और ₹100 के लोकेटेड है। Now, where is bank note press is located, which publish bank notes of ₹20, 50, 100, 200, 500, 2000? कहाँ पर बैंक नोट प्रेस लोकेटेड है जो कि ये जो नोट्स है, बैंक नोट्स, इनको पब्लिश करती है? तो वो आपकी देवास, मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। ठीक है। Now, what is the term for total amount of money available in an economy at a specific time? क्या टर्म यूज की जाएगी अगर आप टोटल अमाउंट ऑफ मनी की बात करें, एक इकोनॉमी में कितनी जो टोटल अमाउंट है मनी वो अवेलेबल है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे? तो वो आपकी जो है उसके लिए हम मनी स्टॉक या मनी सप्लाई जो टर्म्स है उसको यूज करते होते हैं। नाउ, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर फॉरेन करेंसी विच हैज टेंडेंसी टू क्विक माइग्रेशन? क्या टर्म यूज की जाती है फॉरेन करेंसी के लिए जिसके पास टेंडेंसी होती है कि वो क्विकली जो है माइग्रेट कर सकती है? तो उसके लिए हम उसको हॉट करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हॉट करेंसी, जो इजीली जो है आप उसे माइग्रेट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ, विच टाइप ऑफ करेंसी इज कंसिडर्ड एज ग्लोबली ट्रेडेड करेंसी दैट कैन सर्व एज रिलायबल एंड स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू? किस तरह की करेंसी जो है उसे हम कंसिडर करेंगे कि ये जो है ग्लोबल लेवल पर ट्रेडेड करेंसी है जो कि एक तरह से रिलायबल या स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह सर्व करेगी? तो वो आपकी होती है हार्ड करेंसी। ना, हु साइन द ₹100 नोट इन इंडिया? इंडिया में जो ₹100 का नोट है वो कौन साइन करता है? हमारे आरबीआई के गवर्नर, और फिलहाल जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? आपके शक्तिकांता दास। ठीक है। इसके बाद में अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब पता है ना, महंगाई हो जाना एकदम से। तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन है वो हम जो है करेंगे। तो बताइए, व्हाट इज नोन एज अ जनरल प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी? एक इकोनॉमी के अंदर जो है प्राइस, गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस अगर वो बढ़ते जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। कि हमारे कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में क्या है, महंगाई आ गई है। आपने देखा भी होगा पिछले कुछ सालों से कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, कितनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। हर चीज़ के दाम जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो व्हाट आर द 3 कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन? अगर हम इन्फ्लेशन की 3 कैटेगरी की बात करें तो वो कौन कौन सी होती है? तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ यही बन जाता है कि इन्फ्लेशन की कितनी कैटेगरी है? 3 है। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी आती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फिर आती है आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एंड देन आती है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। कौन कौन सी है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का रूट कॉज क्या है? वो मतलब मेन जो कारण है वो क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी की सप्लाई बढ़ जाना। देखो ये कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। देखो क्या होता है, अगर मान लो मार्केट के अंदर जो है मनी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। मनी की सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब क्या है? जो आम लोग है, जो जनता है, उनके पास पैसा ज़्यादा है। अब पैसा ज़्यादा है आपके पास तो क्या करोगे? आप डिमांड करोगे, चीज़ें खरीदोगे। तो उससे क्या हो जाएगी? मार्केट के अंदर वैल्यू, जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड जैसे ही मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की, और उस प्रोडक्ट की सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही, तो उससे क्या है? उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको वैसे भी पता है, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली मेन प्रॉब्लम, जो मेन कारण ही इन्फ्लेशन का, वो क्या है? मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई का इंक्रीज हो जाना, लोगों के पास पैसा आ जाना। ठीक है। नाउ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस वर्किंग थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस इनपुट? क्या रिजल्ट होगा अगर जो है प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस इनपुट के साथ? अगर आप मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके ऊपर जो इनपुट्स लगा रहे हो, उनके साथ काम कर रहे हो, ठीक है, उसके इंक्रीमेंट होने से क्या रिजल्ट निकलेगा? मान लो आप जो है शुगर बना रहे हो,
ठीक है, शुगर बनाने में आप जो जो मशीनें यूज़ कर रहे हो, जो जो इनपुट लगा रहे हो, जो जो शुगर केन यूज़ कर रहे हो, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, उससे आपकी कोस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स? जो प्राइस इंडेक्स जो है वो कितने तरह के होते हैं? वो भी तीन तरह के होते हैं। तो वो तीन तरह के कौन कौन से हैं? तो है आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो याद रखेंगे कंज्यूमर, होलसेल एंड प्रोड्यूसर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? तो वो आपका क्या रहेगा? परसेंट इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू फाइनल सीपीआई इंडेक्स वैल्यू। फाइनल सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी, डिवाइड करोगे उसको इनिशियल सीपीआई वैल्यू से और उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो ये आपका जो है इन्फ्लेशन रेट, परसेंट इन्फ्लेशन रेट निकालने का फॉर्मूला है। नाउ व्हाट रेफर टू सिचुएशन वेयर देयर आर नॉट इनफ प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग प्रोड्यूस्ड टू कीप अप विद डिमांड causing their price to increase? तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? अगर प्रोडक्ट और सर्विस जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे कि आप उसकी डिमांड को पूरा कर सको, जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी मैंने ये बताया था ना आपको, उसको क्या कहेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कि डिमांड में इंक्रीमेंट होने की वजह से प्राइस बढ़ गया और उसे इन्फ्लेशन आ गई, तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और उससे पहले हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ा। तो देखिए, व्हाट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस राइज फोर्सिंग बिजनेस टू रेज देयर प्राइस। आ गई ना वही बात कि क्या उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो तो उसकी कॉस्ट ही बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिजनेसमैन है, उसको प्राइस बढ़ाना पड़ जाता है, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ विच अथॉरिटी कंट्रोल इन्फ्लेशन? कौन सी अथॉरिटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है? सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक कौन सा? आरबीआई। और आरबीआई के गवर्नर कौन है आपके? शक्तिकांता दास। नाउ इन विच पॉलिसी हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस डिमांड इन द इकोनॉमी लीडिंग टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लोअर इन्फ्लेशन? किस पॉलिसी के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट हायर है तो वो क्या कर देगा? इकोनॉमी में डिमांड जो है उसको कम कर देगा, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो वो होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। मैं आपको थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बता देती हूँ। ये जो पॉलिसी है ये भी आपकी आरबीआई सेट करता है, और बेसिकली इसके पीछे उसका पर्पस क्या होता है? क्रेडिट को क्रिएट करने का और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने का। तो इसमें क्या है? मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब क्या है? बैंक जो आपको लोन देता था, बैंक जो आपको अमाउंट देता था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता था वो अब हाई करने लग गया। अब इंटरेस्ट हाई चार्ज करेगा तो इट मीन्स आपके पास पैसा क्या है? अब कम अमाउंट में रहेगा, तो उससे आप डिमांड कम करोगे इकोनॉमी में। तो अगर आप इकोनॉमी में डिमांड कम करोगे तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी, और उससे इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं हो रही जबकि सप्लाई हो रही है उस प्रोडक्ट की। तो फिर उससे क्या है? इन्फ्लेशन कहाँ से आएगा? लोग जो है कम प्राइस में भी बेचने को तैयार रहेंगे, ठीक है ना। फिर आता है आपका इन विच पॉलिसी अ हायर रेट ऑफ इनकम टैक्स कुड रिड्यूस स्पेंडिंग डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर? किस पॉलिसी के अंदर अगर इनकम टैक्स आप बढ़ा दोगे तो उससे क्या है? आपकी स्पेंडिंग, आप जो खर्च करने वाले हो वो कम हो जाएगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये है आपकी फिस्कल पॉलिसी। तो ये क्या होती है? आरबीआई ये दोनों पॉलिसी जो है सेट करती है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली जो है इन सबका, इनका पर्पस यही होता है कि मार्केट को, इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखा जा सके, ठीक है। और फिस्कल पॉलिसी जो है वो 5 साल के लिए बनाई जाती है। अब फिस्कल पॉलिसी में क्या किया? इसके अंदर जो है बेसिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स आती है, इनकम टैक्स आते हैं, ठीक है। तो अगर इनकम टैक्स की रेट बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, इसका मतलब टैक्स ज्यादा चार्ज करने लगी, तो आपकी इनकम का जितना जो पोर्शन पहले जाता था टैक्स में, अब उससे ज्यादा टैक्स भरोगे। तो जैसे आप ज्यादा टैक्स भरोगे तो आपके पास खर्च करने के लिए पैसा कम होगा, तो उससे क्या होगी? आपकी डिमांड कम होगी, और आपका डिमांड कम होते ही आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आता है आपका हायर इंटरेस्ट रेट शुड ऑल्सो लेड टू हायर एक्सचेंज रेट विच हेल्प्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर बाय। इसने बोला अगर मान लो इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दी तो उससे क्या होगा? एक्सचेंज रेट भी ज्यादा हो जाएगी, तो उससे वो क्या हेल्प करेगी? इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रिड्यूस करने में। किसके द्वारा? मेकिंग इम्पोर्ट्स चीपर, क्योंकि उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट सस्ता हो जाएगा। तो इम्पोर्ट सस्ता हो जाएगा तो इन्फ्लेशन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका क्या है? डीमोनेटाइजेशन। आपको पता है डीमोनेटाइजेशन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने किया था अभी,
ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन क्या है उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन सब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विड्रॉल ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। आप क्या समझते हैं अगर जो है करेंसी की कोई पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो पूरी मार्केट पूरी इकोनॉमी के सर्कुलेशन से ही निकाल ली जाए तो उसको बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन करना। क्या बोल करना? डीमोनेटाइजेशन करना। तो डीमोनेटाइजेशन जो है सबसे पहले किस साल में किया गया था इंडिया में? तो सबसे पहले की बात पूछ रहे हैं वो, ना कि रिसेंटली की। तो सबसे पहला जो इंडिया के अंदर डिमोनेटाइजेशन जो है वो 1946 के अंदर हुआ था। नाउ व्हेन वाज डिमोनेटाइजेशन अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कब अनाउंस किया था? 8 नवंबर 2016 को। कब? 8 नवंबर 2016। नाउ विच इंडियन करेंसी हैज lost its legal tender in the demonetization of 8 नवंबर 2016। जब ये 8 नवंबर 2016 को हमारे पीएम ने ये अनाउंस किया था, तो कौन सी करेंसी जो है वो लॉस्ट हो गई थी अपने लीगल टेंडर से? मतलब उसने जो है अपनी, जो पीएम जो है उन्होंने इस करेंसी के नोट्स बंद कर दिए थे, उसको डिमोनेटाइज कर दिया था। तो वो थे आपके 500 और 1000 रुपए की करेंसी। कौन सी थी? 500 और 1000 रुपए की करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जस्ट अ मिनट गाइस। नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग सिस्टम। अब हमें बैंकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन क्या आता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड रीफाइनेंसिंग इट इन द मार्केट इज कॉल्ड एज। लोगों से, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसी डिपॉजिट को मार्केट के अंदर रीफाइनेंस करना और कहीं जगह पर लगाना, लोगों को देना एज अ लोन, तो उसे जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं बैंकिंग। क्या बोलेंगे? बैंकिंग करना। नाउ व्हाट आर द टू बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर कोर बैंकिंग। जो कोर बैंकिंग है उसके अंदर कौन सी दो बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है? तो वो है आपकी एनईएफटी एंड आरटीजीएस। अब ये एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है? एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड आरटीजीएस होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये जो दो बैंकिंग फैसिलिटी जो है ये आपको कोर बैंकिंग के अंदर प्रोवाइड की जाती है। मेन बैंकिंग में अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये दो फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड करेंगे। अब ये होती क्या है तो इनको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। A way of fund transfer that allow the money sent by the remitter to immediately reach the beneficiary is what type of method? एक ये क्या है? एक तरीका है फंड ट्रांसफर करने का जो कि अलाउ करता है कि जो मनी रेमिटर सेंड कर रहा है वो उसी समय आपके बेनिफिशियरी तक पहुंच जाए इमीडिएटली। तो वो किस तरह का मेथड कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका आरटीजीएस पेमेंट मेथड, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। नाउ विच टर्म इज यूज्ड व्हेन बैंक एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन डायरेक्टली विद कंज्यूमर। किस टर्म को हम यूज करते हैं अगर बैंक जो है वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली कस्टमर के साथ? तो आपकी रिटेल बैंकिंग होती है। नाउ अंडर विच सिस्टम ऑफ बैंकिंग बैंक ओनली लैंड टाइम डिपॉजिट। किस तरह के बैंकिंग के अंदर बैंक जो है सिर्फ टाइम डिपॉजिट प्रोवाइड करता है? देखो डिपॉजिट्स आपके ना बहुत तरह के होते हैं, एडवांस डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया। तो उस जो टाइम डिपॉजिट जो है वो किस सिस्टम जो है बैंकिंग के अंदर बैंक प्रोवाइड करता है? तो ये आपकी नैरो बैंकिंग या फिर हम कहें तो ये सेफ बैंकिंग के अंदर प्रोवाइड करता है। तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, नैरो बैंकिंग का अनदर नेम क्या रहेगा आपका? सेफ बैंकिंग। अब आते हैं कमर्शियल बैंक। देखो बैंक जो होते हैं वो भी आपके जो है जैसे कमर्शियल बैंक हो गए और सेंट्रल बैंक हो गया। सेंट्रल बैंक तो आपको पता है जो कि आपका क्या है? आरबीआई है, जो कि मेन बैंक है और उसका मेन काम क्या है? करेंसीज को इश्यू करना। और सेकंड उसका क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स है उनको रेगुलेट करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ये सब। तो कमर्शियल बैंक जो है वो क्या है आपके? देखिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो कमर्शियल बैंक है उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी का जो कंपोनेंट है वो क्या है? वो है आपका टाइम डिपॉजिट। वो क्या रहेगा? टाइम डिपॉजिट। जो उन्हें जो कमर्शियल बैंक जो है उन्होंने अपनी एज अ लाइबिलिटी है, मतलब वो उन्होंने इन फ्यूचर पे करनी है दोबारा से। Now commercial bank which are included in the second schedule of Reserve Bank of India called। वो कमर्शियल बैंक जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। Now which bank do not get the facility of economical remittance and borrowing from the RBI? कौन से बैंक जो है उनको फैसिलिटी नहीं मिलती इकोनॉमिकल रेमिटेंस की, मतलब जो मनी है उसको ट्रांसफर करने की और बोरो करने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से? जो मनी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं वो इन फॉरेन की बात होती है, फॉरेन के अंदर। तो वो आपके कहलाते हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक।
तो ये जो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती, और जबकि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, इंक्लूड है, उनको ये फैसिलिटी आपकी मिलेगी। Now the bank in which the government share its majority are called, वो बैंक जो कि जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजोरिटी शेयर करती है तो होती है पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक के अंदर गवर्नमेंट जो है अपने डिपॉजिट्स, अपने जो भी उन्हें करना होता है वो पब्लिक बैंक्स में करती है। सो हाउ मेनी पब्लिक बैंक्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में टोटल पब्लिक बैंक्स है कितने? ये है 21। नाउ विच इज द इंडिया बिगेस्ट कमर्शियल बैंक? अगर हम इंडिया के बिगेस्ट कमर्शियल बैंक की बात करेंगे तो वो है आपका एसबीआई। एसबीआई बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक बैंक? अब जो एसबीआई है वो पब्लिक बैंक में कन्वर्ट कब हुआ? तो यह हुआ था आपका 1 जुलाई 1955 को। Now, in which year, for the first time, 14 large commercial bank were nationalized? किस साल पहली बार जो 14 सबसे बड़े जो कमर्शियल बैंक है उनको नेशनलाइज किया गया था? नेशनलाइज मतलब पब्लिक के अंडर किया गया था, गवर्नमेंट के अंडर आए थे। तो ये आपके 1969 को, 1969 को। Now, which was the first commercial bank established in India? जो पहला कमर्शियल बैंक जो है वो इंडिया में कौन सा एस्टैब्लिश हुआ था? वो था आपका उद कमर्शियल बैंक इन 1881। 1881 के अंदर सबसे पहला कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम क्या था? उद कमर्शियल बैंक। नाउ व्हेन वाज पीएनबी फाउंडेड? मतलब पंजाब नेशनल बैंक कब फाउंड किया गया था? 1894। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इकोनॉमी व्हेन इंटरेस्ट रेट आर डिक्रीज्ड? अब देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तो उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब इंटरेस्ट रेट कम करने का मतलब क्या है? मान लो आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक जब आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो कम करेगा। तो अगर वो कम करेगा इट मीन्स आपके पास मनी ज़्यादा है। आपके पास मनी ज़्यादा आएगी क्योंकि पहले वो मनी आप इंटरेस्ट के रूप में बैंक को दे रहे थे, लेकिन अब आपसे इंटरेस्ट ही कम चार्ज होगा। इट मीन्स आपके पास जो अमाउंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्लियर। तो अब जो आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो उसे आप क्या करोगे? या तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट ही करोगे ऑब्वियसली। सेविंग्स तो हम एक लिमिट तक करते हैं, पहले हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ठीक है ना? नाउ विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी लिस्टेड एज पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? कौन सा पहला बैंक था जो कि लिस्ट किया गया था एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में? तो वो था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955, लेटर रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये पहला बैंक था जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक बना था इंडिया में 1955 के अंदर। नाउ इन रिसेंट पास्ट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद विच बैंक? अगर हम अभी पीछे की बात करते हैं तो जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है वो कौन से बैंक में मर्ज हो गए थे? तो वो आपके पीएनबी के अंदर हुए थे, पंजाब नेशनल बैंक में, 1 अप्रैल 2017 को। कौन से बैंक हुए थे? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नाउ व्हेन वाज द बैंक ऑफ बड़ौदा फाउंडेड? जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था, फाउंडेड बाय महाराजा ऑफ बड़ौदा ऑन 20 जुलाई 1908। ये बड़ौदा के जो महाराज है उनके द्वारा फाउंडेड हुआ था। कब? 20 जुलाई 1908 को। इसके बाद आपका आता है ऑन 1 अप्रैल 2019 विच टू बैंक वर मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा? अभी जो अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2019 को कौन से जो दो बैंक थे जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज हो गए थे? तो वो थे आपके विजय बैंक एंड देना बैंक। कौन से? विजय बैंक एंड देना बैंक। नाउ विच बैंक बिकम थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया आफ्टर मर्जर ऑफ बैंक इन 2019? 2019 के अंदर मर्ज के बाद में कौन से बैंक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट बैंक बना था इंडिया का? वो था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। नाउ ऑन 1 अप्रैल 2020 which bank were merged to create single bank that is यूनियन बैंक? 1 अप्रैल 2020 को कौन सा बैंक मर्ज हुआ था एक सिंगल बैंक क्रिएट होने के लिए जिसको हम यूनियन बैंक बोलेंगे? तो वो था आपका आंध्र बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक। Now, in December 1998, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICICI की अगर हम बात करें तो उसका वॉज रीनेम्ड एज, तो देखो पहले इसको बोला जाता था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसका नाम जो है दोबारा से रीनेम करके क्या कर दिया? छोटा नाम जो कि ICICI बैंक कर दिया, जो कि कब किया? दिसंबर 1998 को। नाउ विच बैंक आर कंसिडर्ड एज न्यू सेक्टर बैंक? कौन से बैंक को जो है न्यू सेक्टर बैंक कंसिडर किया गया? उस बैंक को जो कि आपके
ऑपरेशंस में आए थे आफ्टर 1991, मतलब 1991 के बाद जितने भी बैंक ऑपरेशन में आए थे उन सबको जो है न्यू सेक्टर बैंक का नाम दे दिया गया, न्यू सेक्टर बैंक में कंसिडर किया जाने लगा। नाउ विच इज द असाइनिंग अथॉरिटी टू अलाउ फॉरेन बैंक टू ऑपरेट इन इंडिया? कौन असाइनिंग अथॉरिटी होती है जो कि अलाउ करती है फॉरेन बैंक्स को कि वो इंडिया में ऑपरेट कर सकती है? तो ऑब्वियसली हमारा सेंट्रल बैंक जो कि है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ही सबसे अपेक्स बैंक है, सबसे बड़ा बैंक, सबसे टॉप बैंक है, और सबसे मेन काम जो करता है वो आरबीआई करता है। Now, principal cooperative society in a state with objective of financing other cooperative society in the state is known as। जो प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक स्टेट में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अदर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को फाइनेंस प्रोवाइड करवाना एक स्टेट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। Now, what was the name of scheme launched by RBI for providing system of redressal of grievance against bank? क्या नेम दिया गया उस स्कीम का जो कि आरबीआई ने लॉन्च की थी, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए बैंकों के अगेंस्ट? तो वो थी आपकी बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 1995। कौन सी थी वो? बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 1995, जो कि आरबीआई ने लॉन्च की थी। ठीक है, और किस लिए की थी? बैंकों के अगेंस्ट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस के लिए। नाउ अभी हमने जो किया कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो आपके क्या क्या है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस है, वो सब आपके इस टॉपिक में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है विच एक्ट गवर्न द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? कौन सा एक्ट जो है वो गवर्न करता है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को? तो उसके लिए आपका एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। Now, to bring cooperative bank under the supervision of the RBI was major aim of। जो cooperative बैंक है उसको RBI के सुपरविजन में लेकर आना, वो किसका मेजर एम था? वो था आपका बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020, और ये आपका अमेंडेड है। कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020। नाउ बिफोर द बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट 2020 कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अगर हम बात करें बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट 2020 से पहले कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रेगुलेट की गई थी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो रेगुलेट की गई थी? वो थी आपके सेंट्रल बैंक के द्वारा। नाउ अंडर विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फंक्शन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से डिपार्टमेंट के अंदर जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वो काम करता है? वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नाउ विच टाइप ऑफ बैंक ऑपरेट ओनली डिजिटली रादर देन थ्रू फिजिकल ब्रांचेस? कौन सा ऐसा बैंक है जो कि सिर्फ डिजिटली ही ऑपरेट करता है और उसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है? तो है आपका पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स जो है वो सिर्फ आपके डिजिटली ही ऑपरेट किए जाते हैं। नाउ अंडर विच मिनिस्ट्री द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वॉज एस्टैब्लिश? किस मिनिस्ट्री के अंदर जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसको एस्टैब्लिश किया गया? तो यह आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। नाउ व्हेन वाज द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च्ड? तो ये लॉन्च कब हुआ था? 1 सितंबर 2018। Providing banking facility to unbanked and boosting saving habits is the main objective of which bank? देखो, बैंकिंग की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करना अनबैंक्ड, और जो सेविंग हैबिट्स है उसको बढ़ाना। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो अब जो ह्यूमन है, हम जो पर्सन है, हम हमारी सेविंग्स को जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन हम बैंक में नहीं जाना चाहते। तो उसके लिए जो बैंकिंग फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन से बैंक करवाते हैं? वो है आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक। Now, under purview of which scheme the service area approach was implemented? किस स्कीम के अंदर जो सर्विस एरिया अप्रोच है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? वो है आपकी लीड बैंक स्कीम। Now, which law governs the non banking financial institution? जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको कौन सा लॉ गवर्न करता है? तो उसको करता है आपका कंपनीज एक्ट 1956। कौन सा है? कंपनी एक्ट 1956। नाउ व्हाट आर मुद्रा बैंक? तो मुद्रा बैंक क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक। अब इसके बाद में आपका आएगा When was मुद्रा बैंक स्कीम लॉन्च्ड? ये लॉन्च कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015। Which organization was established to regulate and refinance all microfinance institution? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था रेगुलेट और रीफाइनेंस करने के लिए सभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को? तो वो थी आपकी मुद्रा बैंक। नाउ अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम द मुद्रा बैंक वर फॉर्म्ड? कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर मुद्रा बैंक को फॉर्म किया गया था? वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। द मुद्रा बैंक विल फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? मुद्रा बैंक जो है वो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सुपरविजन में फंक्शन करती है? तो वो है आपका सिडबी। सिडबी बोले तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
नाउ व्हाट आर द 3 लोन इंस्ट्रूमेंट अंडर मुद्रा बैंक? मुद्रा बैंक के अंदर जो लोन इंस्ट्रूमेंट है वो 3 जो है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए उसमें है शिशु, जिसके अंदर लोन आपको 50,000 रुपए तक मिलेगा, किशोर जिसमें लोन आपको 5 लाख तक मिलेगा, एंड तरुण जिसके अंदर लोन आपको जो है वो 10 लाख रुपए तक मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 जो है लोन इंस्ट्रूमेंट है, शिशु अप टू 50,000, किशोर अप टू 5 लाख एंड तरुण अप टू 10 लाख। नाउ व्हाट डज द लेटर ई डोनेट इन द टर्म ई बैंकिंग? ई बैंकिंग के अंदर जो ई जो लेटर है वो क्या डिनोट करता है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को डिनोट करता है। Now, in March 2002, the Industrial Credit and Investment Corporation of India was merged with which bank? मार्च 2002 के अंदर जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थी वो कौन से बैंक के साथ मर्ज हो गई? वो आपकी आईसीआईसीआई बैंक के साथ। Now, what was established in 1964 as a subsidiary bank of the Reserve Bank? क्या इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में एक सब्सिडरी बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की? तो वो थी आपकी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नाउ व्हेन वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है इंडिया का वो कब एस्टैब्लिश हुआ? जुलाई 1964। नाउ व्हेन वाज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? जो हमारा सिडबी था वो कब एस्टैब्लिश हुआ? वो हुआ आपका अप्रैल 1990। तो ये सब हमने कोऑपरेटिव जो बैंक्स थे हमारे उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है।